डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, चैप्टर थर्ड, टॉपिक सेकेंड। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तक चर्चा कर चुके थे। इसमें हम लोग क्रिया का पद परिचय कैसे करते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्रिया का पद परिचय। तो जो क्रिया का पद परिचय जब हम करते हैं तो सबसे पहले उसके भेद बताते हैं। जो क्रिया होती है उसके भेद बताते हैं। कर्म के आधार पर जो भी उसके भेद होते हैं उन्हें हम बताते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो क्रिया का जब भी हम पद परिचय करते हैं तो सबसे पहले हमें केवल और केवल क्रिया के दो ही भेद बताने पड़ते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिन क्रियाओं में कर्म साथ में होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और जिन क्रियाओं में अकर्मक कर्म होता है, कर्म साथ में नहीं होता है, वहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया होती है। अब ये हम पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हमारा होता है कि जब हम क्या किसे लगा करके प्रश्न करते हैं उसका हमें आंसर मिल जाता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। अगर हमें आंसर नहीं मिलता है तो वहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया होती है। इसी तरह से हमें क्रिया का लिंग बताना पड़ता है, क्रिया का वचन बताना पड़ता है, क्रिया की धातु बतानी पड़ती है, कर्ता का संकेत बताना पड़ता है, काल बताना पड़ता है और कर्ता का संकेत बताना पड़ता है। यानी कि कर्ता किस ओर संकेत कर रहा है ये भी हमें बताना पड़ता है। अब जैसे इसमें देखो कि एक उदाहरण लिखा है, स्निग्धा निबंध लिखती है। तो यहाँ पे लिखती है का हमें पद परिचय करना है। तो लिखती है, तो यहाँ स्निग्धा, अब क्वेश्चन किया जाए कि स्निग्धा क्या लिखती है, तो आंसर हमारा लिखा हुआ है कि निबंध लिखती है। तो यहाँ पे हमारी सकर्मक क्रिया। अब लिखती है मतलब स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लिख धातु है, लिख से अब धातु बतानी है। तो जो लिखती ताप्रति प्रत्यय जुड़ा है तो लिख धातु है। धातु कौन सी है? लिख। काल कौन सा है? वर्तमान, यानी कि वर्तमान में लिखती। स्निग्धा इसकी कर्ता है, जो स्निग्धा है वो यहाँ की कर्ता है। इसी तरह से बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। तो यहाँ जो जाते शब्द लिखा है इसका हमें पद परिचय करना है। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन किया जाए कि बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, तो बच्चे रोज क्या जाते हैं? बच्चे रोज क्या जाते हैं? क्या और किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, तो आंसर नहीं मिल रहा है। जब आंसर नहीं मिल रहा है तो यहाँ हमारी अकर्मक क्रिया। अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मतलब पुल्लिंग है, जाते हैं तो बहुवचन है, तो बहुवचन है तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। जाते प्रत्यय है तो जात धातु हो गई, वर्तमान काल हो गया, बच्चे इसके कर्ता हो गए। तो इस तरह से हम क्रिया का पद परिचय करते हैं। अगला हमारा आता है अव्यय का पद परिचय। अव्यय मतलब क्रिया विशेषण। अव्यय है उसका क्रिया विशेषण, तो इसके बारे में भी हमें पता लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो अव्यय होता है उसके बारे में हमें पद परिचय करने से पहले ये बताना पड़ता है कि वहाँ पे हमारा क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो क्रिया विशेषण जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जो क्रिया विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के जब उसके भेद बताएंगे, उपभेद बताएंगे और विशेष क्रिया का निर्देश बताएंगे। जो विशेष क्रिया होती है उसका हम निर्देश बताएंगे। विशेषण इसके क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। जो 4 प्रकार के होते हैं वो होते हैं हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये तो उसका भेद हो गया। उसके उपभेद यानी कि जो स्थानवाचक होता है या
जो परिमाणवाचक होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से उपवेद हैं, तो इस तरह से उसके उपवेद भी हमें बताने पड़ते हैं। विशेष क्रिया का निर्देश, यानी कि विशेष जो संज्ञा है उसका क्रिया के साथ क्या निर्देश दे रहा है, तो उसके अनुसार हमें उसका पद परिचय करना पड़ता है। जैसे देखो एक उदाहरण लिखा है, वीणा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। अब यहाँ पे क्या है कि रोज़ सवेरे धीरे धीरे टहलती है, तो सबसे पहले हमें रोज़ सवेरे पहले आया तो रोज़ सवेरे। अब ये रोज़ सवेरे क्या करती है, टहलती है, तो यहाँ पे जो रोज़ सवेरे शब्द है वो हमारा हो गया क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण तो हो गया, लेकिन वहाँ जो उसका उपवेद है वो कौन सा है, कालवाचक है। सवेरे का समय है, प्रतिदिन सवेरे, तो यहाँ कालवाचक, काल का समय है, तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण। टहलती है क्रिया का विशेषण है, क्या है, क्रिया करने की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा आगे देखो धीरे धीरे, अब यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अब इसका क्रिया विशेषण तो है, परंतु कौन सा भेद है उसका, तो यहाँ पे हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। टहलती है क्रिया की विशेषता बता रहा, तो इसमें भी वही बात लिखनी है। तो सीधा सा मतलब है कि जब हम क्रिया विशेषण का पद परिचय करते हैं तो क्रिया विशेषण के 4 उपवेद होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इनमें से किसके अंतर्गत आ रहा है ये हमें बताना पड़ता है। अगला आता है हमारा अव्यय। तो ये हमारा अव्यय, हालांकि अव्यय जो क्रिया विशेषण है वो अव्यय के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें देखिए अव्यय में समुच्चय बोधक, योजक, इसमें जो समुच्चय बोधक होते हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी देनी पड़ती है। जैसे उसका भेद बताना, जो समुच्चय बोधक है उसका हमें भेद बताना पड़ता है। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब इसमें समानाधिकरण जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं, इसमें संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक, परिमाणवाचक, इसके 4 भेद होते हैं। और जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनके भी 4 भेद होते हैं, कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक और विस्मयादि उद्देश्यवाचक आदि। तो इस तरह से ये हमारा होता है। तो सबसे पहले तो हमें उसका भेद बताना है, समुच्चय बोधक का भेद बताना है कि उसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। फिर उसका उपभेद बताना है, यानी कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक है तो उसके कौन से उपभेद के अंतर्गत है। उसके बाद जो संयुक्त शब्द अथवा वाक्य है उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है। जैसे लिखा है देवजानी और श्रेयांश भाई बहन हैं, तो यहाँ हमें और शब्द का पद परिचय करना है। तो इसमें अगर हम इतना भी लिख देंगे कि समुच्चय बोधक, योजक, तब भी हमारा सही जाता है, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो और शब्द जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। अब हमें पता है कि ये समुच्चय बोधक तो अव्यय है, परंतु ये उसके कौन से वेद के अंतर्गत है, तो ये समानाधिकरण योजक है। देवजानी और श्रेयांश शब्दों को मिला रहे हैं, तो इन दोनों में संबंध क्या है, संयुक्त पद अथवा वाक्य। तो इन दोनों में ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो वाक्य है उसको मिला रहे हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण लिखा है कि सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है। तो जबकि सब का हमें पद परिचय करना है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, परंतु ये व्याधिकरण योजक है। सभी लड़कियां खाती हैं तथा पल्लवी बचाती है, 2 वाक्यों को मिला रहा है। तो ये भी जो 2 वाक्यों का मतलब होता है कि जो 2 अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं उन्हें आपस में ये शब्द जोड़ रहा है। तो ये हमारा हो गया अव्यय का पद परिचय। अगला आता है अव्यय
संबंध बोधक पद परिचय। इसमें देखो अव्यय ये भी होते हैं, क्रिया विशेषण भी अव्यय होता है, समुच्चय बोधक भी अव्यय होता है और संबंध बोधक भी अव्यय होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक का पद परिचय करते समय भी हमें यही सब ध्यान रखना होता है कि जो संबंध बोधक अव्यय होता है उसका सबसे पहले हमें भेद बताना पड़ता है। फिर पदों पदबंधों वाक्यांशों से संबंध का निर्देश क्या मिल रहा है ये हमें बताना पड़ता है। जैसे हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। अब हमें ये जो के पीछे शब्द है इसका हमें पद परिचय करना है। तो पद परिचय मतलब संबंध बोधक अव्यय है। हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है, तो विद्यालय और खेल के मैदान में संबंध स्थापित हो रहा है। अब क्या है, खेल का मैदान है तो यहाँ पे हमारा संबंध बोधक अव्यय हो गया स्थानवाचक है। विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाला है। तो विद्यालय का संबंध किससे जोड़ रहा है, खेल के मैदान से। यहाँ देखो इसका संबंध सीधा इससे जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो संबंध बोधक होते हैं वो है स्थानवाचक। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भी भेद होते हैं, जैसे स्थान सूचक, काल सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक, कारण सूचक, संबंध सूचक, तुलना सूचक और समता सूचक, यानी कि समानता का। तो ये सभी हमारे होते हैं संबंध बोधक के उपभेद। तो हालांकि हमें ये नहीं बताना पड़ता है, हमें केवल ये बताना पड़ता है कि ये स्थानवाचक है या कालवाचक है या दिशावाचक है, साधन सूचक है। तो ये सभी हमें बताने पड़ते हैं। अगला हमारा लिखा है कि चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ किसके कारण, चोट के कारण। तो यहाँ के कारण का हमें पद परिचय करना है। तो हमें पता है कि ये के कारण तो संबंध बोधक अव्यय है, अव्यय कारण है, सूचक क्या है, चोट का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ना। तो राहुल का जो चोट का संबंध है वो राहुल के खड़े होने से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो संबंध बोधक होते हैं उसके आगे के बिना, के पहले, के भीतर, के सामने, के पास, के बीच, के बाद, के पश्चात, के उपरांत, की ओर, की तरफ, के द्वारा, के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल, मतलब उनके आगे के जरूर लगा होगा। इसकी ये पहचान होती है। जो संबंध बोधक होता है उसकी ये पहचान होती है। और समुच्चय बोधक होता है वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। तो आपको अगला आता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय भी आता है। तो आपने विस्मयादि बोधक शब्द पढ़े हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, विस्मयादि बोधक में उसका हमें भेद बताना पड़ता है, फिर उसका उपभेद बताना पड़ता है, सूचक भाव बताना पड़ता है। तो विस्मयादि बोधक के जो भेद होते हैं वो होते हैं, हर्ष सूचक होता है, विस्मय सूचक होता है, स्वीकृति सूचक होता है, आशीर्वाद सूचक होता है, शोक सूचक होता है, घृणा सूचक होता है, चेतावनी सूचक होता है, अभिवादन सूचक होता है, संबोधन सूचक होता है। तो इसमें से किसके अंतर्गत आता है ये भी हमें बताना पड़ता है। तो जैसे लिखा है शाबाश, बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। अब हमें इस शाबाश शब्द का पद परिचय करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये अव्यय है, सीधा सा मतलब शाबाश यानी कि ये अव्यय है। अब विस्मयादि बोधक है, अव्यय तो है लेकिन अव्यय के कौन से भेद के अंतर्गत आ रहा है, तो विस्मयादि के क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रहा है, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ रहा है, संबंध बोधक के अंतर्गत आ रहा है, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आ रहा है या निपात के। तो ये हमारा विस्मयादि बोधक का शब्द है, तो विस्मयादि बोधक। अब ये विस्मयादि बोधक अव्यय है और ये शाबाश मतलब हर्ष सूचक का प्रतीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम केवल और केवल हर्ष सूचक। अगला देखो उदाहरण, जैसे हाय बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया। तो यहाँ हाय शब्द का हमें पद परिचय करना है। तो हाय का मतलब अव्यय है। अब अव्यय तो है लेकिन ये विस्मयादि बोधक है और ये दुख हो रहा है इसको देख करके या सुन करके, तो शोक सूचक है। इस तरह से हम विस्मयादि बोधक का पद परिचय करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।